गुड मॉर्निंग 8th क्लास। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द नेचुरल गैसेस, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूरा ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, मेटल, मिनरल्स में कुछ भी आ सकता है, मेटल्स या नॉन मेटालिक, ठीक है। उसके बाद मेटल्स से कंसिडर आगे करके हम पावर की बात चलते हैं। पावर रिसोर्सेज देखो, कोई भी अगर हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं जो हमें चाहिए फ़िलहाल, कूलर, एसी, एनीथिंग, तुम्हारी घर में मम्मी किचन में मिक्सचर यूज़ करती है या फिर ब्लेंडर यूज़ करती है, वॉशिंग मशीन, एनीथिंग यू आर यूजिंग इज़ बेस्ड ऑन सम पावर और इलेक्ट्रिसिटी। देखो, पावर का मतलब है कुछ पावर आना, मतलब कि कुछ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ पार्ट ऑफ पावर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ही पावर का पार्ट है। क्लियर? तो अब ये हमारी लाइफ में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि जिसके बिना हम एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो हमने पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि जो पावर रिसोर्सेज हैं मेन कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में डिवाइड है, ठीक है। फिर कन्वेंशनल सोर्सेज में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो फायरवुड और एक फॉसिल फ्यूल। कौन कौन से? फायरवुड और फॉसिल फ्यूल। देखो, फायरवुड में जो एनर्जी फायर के थ्रू प्रोड्यूस होती है, फायर के थ्रू, जैसे कि पहले क्या होता था, तुम देखते होगे फायर के थ्रू जैसे जो होता है, कैसे मैं बताती हूँ। जैसे मान लो, हाँ, पहले के घर में जो लेडीज़ होती थी वो कैसे करती थी, वो रोटी कैसे बनाती थी? फायर के थ्रू, ठीक है। अब तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, हम सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं, पर पहले वो फायर यूज़ करके उसको बनाती थी। और बहुत सारी जो मशीन्स थी पहले फायर के थ्रू चलती थी, ठीक है। तो ये एक फायर एनर्जी होती है। उसके बाद आता है फॉसिल फ्यूल तब बनता है जब हम बहुत सारे डेडली प्लांट्स और एनिमल्स को ब्यूरी कर देते हैं अंडर द अर्थ, और मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमें ये पता चलता है कि उनके जो है मिनरल्स बन गए। क्लियर? और वो बन गया फॉसिल फ्यूल, उसको हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कॉल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। 3 पेट्रोल है फॉसिल फ्यूल, कॉल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मैंने आपको कॉल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। कॉल मतलब क्या होता है? कोयला। तो जो एनर्जी हम कॉल्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर। क्लियर? यहाँ से हमारा हो गया। अब पेट्रोलियम बताती हूँ मैं आपको। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग। अब पेट्रोल तो तुम्हें ऑब्वियसली सबको ही पता होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ, कि क्या है, एक रिसोर्स है, एक एनर्जी है। तो दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्पीकिंग, बोथ बिगिन एज थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। जो तुम्हारी कार को या तुम एक्टिवा में किसी भी चीज़ में डालते हो तो वो कार उसके थ्रू चलती है, उसको हेल्प मिलती है उसके थ्रू, ठीक है। बिना पेट्रोल की कोई भी कार या कोई भी स्कूटर या कुछ भी एक्टिवा नहीं चल सकती है ना। क्लियर? तो कार के थ्रू ही, हेल्प के थ्रू, पेट्रोलियम के थ्रू ही चल पाती है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया। देखो, ये मेनली कोस्टल एरियाज़ में मिलता है। और ये कहाँ से, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग करनी पड़ती है। और मतलब कि ये ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? लेयर्स में से, किसकी? रॉक्स के, मतलब पत्थरों के बीच में से पत्थरों को बहुत ज़्यादा निकालते हैं, उसमें से फिर कोई ऑयल निकलता है, उस ऑयल को हम पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक। इसको हम बोलते हैं, इसको हम फिर उस ऑयल को जो रॉक्स के बीच में से, लेयर्स के बीच में से निकलता है, एक तरह का ऑयल होता है जिसको हम रिफाइनरीज में भेज देते हैं उसको और आगे प्रोसीजर में बनाने के लिए, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। उन सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जो पत्थरों में से, पत्थरों के लेयर्स में से हमारे को ऑयल मिलता है, ठीक है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम है और उसकी डेरिवेटिव्स को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, एज दे आर वैल्यूएबल, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। देखो, गोल्ड हमारे लिए वो चीज़ होती है जो हम उसको बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है, जिसकी हम बहुत
मतलब हमें पता है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है हमारी लाइफ में, ठीक है। वैसे ही हम इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं क्योंकि इसकी भी वैल्यू उतनी है जितनी एक तरह की गोल्ड है, तो ये एक तरह का ब्लैक गोल्ड हो जाता है। क्लियर? क्योंकि ऑब्वियसली हम ये बोलते हैं ना कि अगर ये बहुत कम क्वांटिटी में, अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो शायद हो सकता है बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए इसको दोबारा बनने में। तभी हम कहते हैं कि पेट्रोल को सेव करो, ज़्यादा वेस्ट मत करो, ठीक है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। देखो ये वाली कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये पेट्रोल जो है निकलता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, अब इंडिया में कहाँ निकलता है? डिगबोई ऑन असम, असम में, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। क्लियर? तो इन इंडियाज़ की जगह में यहाँ पे जो हमारा पेट्रोलियम है वो रिलीज़ किया जाता है। नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं। Natural gas is found with petroleum deposits and released with when crude oil is brought to the surface। देखो नेचुरल गैस भी तभी प्रोड्यूस होती है, तभी मिलती है जब क्रूड ऑयल जो लेयर्स में से मैंने कहा था रॉक्स के उसमें से निकलती है, उसके बीच में से जब निकलता है ऑयल, उसके सरफेस वो सरफेस पे आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये एक तरह को हम इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं। और डोमेस्टिक गैस मतलब घर में हम बहुत सारी जैसे उसका भी करते हैं। एलपीजी इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, यहाँ पे ये सब प्रोड्यूसर्स हैं किसके? नेचुरल गैस के। इंडिया में तुम देख सकते हो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम ऑफ द एरिया शोर इन मुंबई, जहाँ पे जो है नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। द शार्प इंक्रीज एंड कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैड लेड टू अ डिप्लीशन ऑफ एन अलार्मिंग रेट। The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause of concern. This had led to a tapping of various non-unconventional sources that are cleaner formatted to fossil fuel। देखो नेचुरल गैस भी एक तरह की नेचुरल गैस होती है जो प्रोड्यूस होती है किसके थ्रू? क्रूड ऑयल जब सरफेस पे आ जाता है। क्लियर? ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाइडल पावर। हाइडल पावर के बारे में पढ़ते हैं। हाइडल पावर क्या होता है? देखो, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। देखो जो पानी होता है कहाँ का? रिवर का, या फिर जब बारिश होती है वो वाला पानी, उसको बहुत बड़े बड़े डैम्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि वो जो पानी है एकदम से ऊपर से नीचे गिरे, मतलब बहुत लंबी हाइट से आ जाए। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर ट्यूबलाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बटन ऑफ द डैम। वो एकदम से बहुत सारे जो बड़े बड़े जो ब्लेड्स होते हैं उनके थ्रू जो है पानी आता है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसकी हेल्प से क्या होता है, जो उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं वो एकदम से जनरेटर ऑन होता है और घूम जाता है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको हम बोलते हैं दिस इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी किसके प्रोड्यूस थ्रू होती है? पानी के थ्रू, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? क्योंकि हम एक तरह की पावर जनरेट कर रहे हैं पानी के थ्रू, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइडल पावर, ठीक है। द पावर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर इरीगेशन। उसके बाद जितना पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद बच जाता है उसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर लेते हैं, इरीगेशन में, ठीक है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। देखो जितनी 1/4 पार्ट भी अगर पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो किसके थ्रू हो रही है? हाइडल पावर के थ्रू, ठीक है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पोर्गे, नॉर्थवे। अब देखो ये वो वाली जगहों पे बता रहे हैं जहाँ जहाँ वर्ल्ड पे ये वाली जगहों पे प्रोड्यूस होती है हाइडल के थ्रू, ठीक है। चाइना, सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। अब इंडिया में देखो बकरा नंगल, गांधी सागर, नरजंगसुगा एंड गोदाम्बर वैली प्रोजेक्ट्स। क्लियर? इनके यहाँ पे हमारे जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब आ जाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हमने कन्वेंशनल पढ़ लिया, नाउ विल स्टडी नॉन कन्वेंशनल। देखो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। अब क्या हो रहा है, हमने पढ़ा कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या क्या था, फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा, फायरवुड के बारे में पढ़ा, ये सब नेचुरल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बहुत सारे जो फॉसिल फ्यूल्स का अगर हम यूज़ करते जा रहे हैं तो दिन पे दिन उनकी कमी होती जा रही है।
अब पेट्रोल भी है, पेट्रोलियम, ये सब जो डीजल, ये सब नेचुरल है, ठीक है। तो ये सब यूज़ हम ज़्यादा करते जा रहे हैं तो एक कमी होती जा रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इज द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यू द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल बी एग्जॉस्टेड। ये माना जाता है कि अगर हम ऐसे ही इतनी तेज़ी से ये सब यूज़ करते रहेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला, सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मोर एवर देयर कैन ऑल्सो भी कॉजेज एनवायरमेंट पोल्यूशन, ऑब्वियसली इससे हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, दीज आर रिन्यूएबल। देखो अब हमको पता है जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि उनको बनने में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे होते हैं जो हमारे चीज़ों में हेल्प करते हैं पर वो बनते किसी और के थ्रू है। जैसे सोलर एनर्जी हम धूप में चार्ज कर सकते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से हम एनर्जी ले सकते हैं। विंड एनर्जी, तुमने ट्रेडमिल देखा होगा कभी, ठीक है, वो क्या होता है, वो किसके लिए होता है, विंड एनर्जी के लिए होता है, ठीक है। टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल, ये सब रिन्यूएबल होते हैं, मतलब कि ये टाइम टू टाइम अगर तुम इसको यूज़ भी करते जाओगे तो ये उसी वक्त फटाफट अपने आप ही बनते जाएंगे, ठीक है। Solar energy, sun's heat and light energy can be felt as every day. Solar energy trapped us from the sun can be used. वही कि जो सन से हमें धूप मिलती है, जो हमारे ऊपर लाइट आती है, वो हम एक एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके हेल्प से हम किसी चीज़ में उसमें एनर्जी डाल सकते हैं और उसको हम जो एनर्जी उसके थ्रू प्रोड्यूस होएगी उसको हम बोलेंगे सोलर एनर्जी। क्लियर? यहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस और जियोथर्मल एनर्जी के सारे जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। यू हैव टू रीड देम वेरी केयरफुल। क्लियर? आपको रीड करने हैं। इन सोलर सेल्स टू इलेक्ट्रिसिटी, यही हम पढ़ रहे थे ना। अब उसके थ्रू जो सोलर एनर्जी है हम सन के थ्रू अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर panels to generate power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot tropical countries. इससे बहुत सारी कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलता है क्योंकि इससे वजह से क्या हो रहा है, जो हम दूसरे पानी है, हम पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो मतलब हम पानी वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो हमें इतना भी पानी यूज़ नहीं करना चाहिए ना, हमें हर चीज़ बहुत लिमिटेड यूज़ करनी चाहिए जो चीज़ हमारे फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है। तो उसका हमने ये ऑल्टरनेट निकाल लिया कि हम इसको कितना भी यूज़ करें ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये टाइम टू टाइम अपने आप बनता रहेगा। क्लियर? देखो सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, ये सारी चीज़ों में ये सोलर एनर्जी यूज होती है। अब विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। Wind is an exhaustible source of energy. Windmills have, तुमने windmill के बारे में देखा होगा। Windmills have been used for grinding grain, lifting water since times many. In modern times windmill, देखो windmill क्या होता है, एक तरह का ट्रेडमिल, मतलब कि बहुत बड़ा सा प्लांट होता है, कोई प्लांट इन द सेंस मतलब कि एक बहुत इंडस्ट्रियल लोकेशन होती है, वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे लगा होता है। तो वो उसके जो पंख, जो उसकी जो तुमने देखा होगा वो 3 पार्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा राउंड राउंड घूमते हैं। जब वो घूमते हैं तो उससे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। Wind farms having clusters of such windmills are located in coastal region and in mountain passes where strong and steady winds blow. ये कहाँ मिलते हैं, देखो नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूएस एंड स्पेन नोटेड फॉर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ से क्या होता है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? अब न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. देखो अब हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं। न्यूक्लियर पावर इज ऑल्सो न्यूक्लियर एनर्जी। कभी तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब सुना है? उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि यूरेनियम, एंड उसके थ्रू वो एकदम से बॉम्ब बन जाता है। मतलब कि ये एक तरह की नेचुरल गैसेस होती है जो उसके अंदर स्टोर्ड होती है, और जब वो दोनों मिक्स होकर फटती हैं तो वो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो वो एक तरह की एक एनर्जी है, ठीक है।
तो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, जो मतलब कि कुछ एटम्स के अंदर स्टोर्ड होती है, उसके हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। वो कैसे, मतलब वो नेचुरली अक्रिंग होती है, कैसे रेडियो एक्टिव जो रेज होती है उसके थ्रू हो जाती है, लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। तुम्हें पता होगा रेडियो एक्टिव रेज जो होती है हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है, इसलिए कहते हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब होगा वो बहुत डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं। अगर वो एकदम से एक भी ह्यूमन के ऊपर थोड़ा सा भी टच कर जाता है या थोड़ी सी भी गैस उसके ऊपर लीक हो जाती है तो हमेशा के लिए वो ऑब्वियसली उसकी एकदम से डेथ भी हो सकती है या कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह की एनर्जी है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। ये पावर्स को रिएक्ट करने के लिए होती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए, यूरोप। अब देखो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी यूएसए, यूरोप, और इंडिया में भी हुई है। राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। राजस्थान और थोरियम के वहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे जहाँ यूरेनियम एंड थोरियम वो है। यूरेनियम और थोरियम एक तरह की रेडियो एक्टिव रेज होती है जो ह्यूमन के लिए बहुत गंदी होती हैं और ह्यूमन को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए जो अगर इनके बॉम्ब्स बनते हैं तो वो बहुत गंदे बनते हैं। इन लार्ज क्वांटिटीज द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पाकम एंड तमिलनाडु, तारसपुर एंड महाराष्ट्र। इन स्टेट्स में जो है सारी न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। ठीक है, नाउ विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड। अब जो एनर्जी अर्थ में से प्रोड्यूस होती है, मतलब अर्थ में से कोई अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या फिर कोई हीट अगर निकल रही है तो उसको हम बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टडीली एज वी गो डीपर। तुम्हें पता ही है, मैंने तुम्हें बताया था कि अर्थ के लिए जो 3 लेयर्स होती हैं, तुमने 7th में पढ़ा होगा, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो जब हम जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत हाई होता जाता है, मतलब बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नीचे ज्वालामुखी होती है, हॉट लावा होता है, तो वो जैसे जैसे हम नीचे खुदाई करते जाएंगे हम अर्थ में देखेंगे कि उसका टेम्परेचर उतना ही राइज होता जाएगा। ठीक है, समटाइम्स द हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। तो कई बार वो जो हॉट लावा है वो अपने आप जो है अर्थ सरफेस तक आ जाता है, बहुत ज़्यादा लेवल तक राइज हो जाता है। ठीक है, जब वो एकदम से ऊपर आता है और बहुत सारी एनर्जी आती है हीट के साथ, उसको हम बोलते हैं, और उससे क्या हो जाता है, जो मतलब कि अगर तुम वहाँ पे पावर रखोगे तो वो पावर जनरेट हो जाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग। देखो ये सब चीज़ें हीटिंग, बाथिंग, बहुत सारे सेवरल यूज़ के लिए की जा सकती है। जैसे तुम ये डायग्राम देख सकते हो, जियोथर्मल एनर्जी, यहाँ पे टरबाइन है, जनरेटर रखा हुआ है, यहाँ से नीचे से हीट आ रही है और ये जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अपने आप जो है स्टीम बनने लगती है। क्लियर? अब ये यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है, देखो यूएसए जहाँ पे सबसे ज़्यादा थी है जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, और इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरम, हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली इन लद्दाख। ठीक है, नाउ टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इट्स कॉल्ड टाइडल एनर्जी। देखो टाइड्स तुम्हें पता है, जो पानी में टाइड्स आती है उसके थ्रू भी हम जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी अरेंज्ड बाय द बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। वो कैसे होती है, देखो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हाईवे बना रखा है और ये सी है पूरा। ठीक है, तो इसमें हाईवे के थ्रू यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है। ड्यूरिंग द हाई टाइड ऑफ एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब हाई टाइड्स आती है, ठीक है, इसके लेवल पे आ जाती हैं, तो यहाँ से अपने आप जो ये रोल होने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और पावर आती है, तो उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इज हैव ए ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाइडल मिल फार्म्स हैं। क्लियर? नाउ बायोगैस। बायोगैस तो सबको ही पता होगा आई गेस।
जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मतलब कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो मटेरियल होता है, या फिर कोई भी एनिमल्स डंग, किचन का कोई भी वेस्ट, किचन वेस्ट, एनिमल प्लांट्स डंग, या फिर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट, इट कैन बी, इसको हम एक गैस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। कैसे कि इसको हम डीकम्पोज कर देते हैं, मतलब कि हम कहते हैं ना कि ये तो जो किचन का जो वेस्ट मटेरियल है ये मिट्टी में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो और इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस। जो मिट्टी में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोगैस, विच इज़ एसेंशियल ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ज़्यादातर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होते हैं। इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल, ये एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है, किसके लिए, कुकिंग एंड लाइटिंग द प्रोड्यूसर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. देखो हमारे को पता है कि एनर्जी हमारे यहाँ पे हर जगह है, बट हम देख सकते हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है और बहुत ज़्यादा महंगी भी है प्रोड्यूस करना। ईच ऑफ वन कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हमें कभी भी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे हम घर पे भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं, ट्यूब लाइट्स ऑन कर देते हैं और रूम के बाहर चले जाते हैं विदाउट ऑफ किए बटन, ठीक है। फ़ैन ऑन कर देंगे, फ़ैन ऑफ नहीं करेंगे। अगर वॉशिंग मशीन चल रही है तो उसका बटन ऑन रखेंगे, चार्जिंग पे लगाया तो उसका बटन ऑन रख देंगे। तो हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा केयरलेस है, बट वी शुड नो। कई बार हम जाते हैं ट्रैफिक लाइट में या ट्रैफिक में 20-20 मिनट के लिए अटक जाते हैं, बट हम ना पेट्रोल नहीं बचाते, हम बंद नहीं करते एक्टिवा या कुछ भी, चलता रहता है। तो ये सब बहुत टाइम लगता है इनको प्रोड्यूस होने में, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत कॉस्टली है, और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसको ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे, इसी रेशियो से यूज़ करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूसिंग बाय द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमें सेव करनी चाहिए ताकि जो आगे फ्यूचर है उसमें हमें हेल्प मिल सके। क्लियर? एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी सेव करना भी एक यही मतलब है, एनर्जी जनरेट करना। हम जितनी एनर्जी सेव करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक तरह से एनर्जी जनरेट ही कर रहे हैं ना। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, ठीक है।